मूवी की शुरुआत में हमें एक फार्म हाउस दिखाया जाता है जो कि काफी घना और अंधेरे से भरा था। तभी अचानक से वहां एक चमकती हुई रोशनी गुजरती है। उस रोशनी की गति इतनी खतरनाक थी कि पास में खड़ा व्यक्ति उसे देख तक नहीं सकता था। और जहां जहां से वो रोशनी गुजरती वहां की जमीन इस तरीके से कटने लगती मानो रेत की धारियां। तभी अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि फार्म का ओनर आकर के इस तबाही को देख करके पूरा हिल जाता है। वो तुरंत अपने 3 बेटों को बुलाता है। तीनों बेटों में से 2 बेटे काफी निकम्मे थे जो कि बड़े थे, पर उनका छोटा भाई सबसे छोटा जिसका नाम था जॉन वहां पर तुरंत पहुंचता है। अब यहाँ पर उनका जो पिता था वो इन तीनों को काम सौंप के जाता है और कहता है कि रात को तुम पहरेदारी करोगे। अब दोनों बड़े बेटे काफी निकम्मे थे तो वो तुरंत जॉन को कह देते कि ये काम कल से तुम ही करोगे। अब जॉन किसी की बात को मना नहीं करता था तो वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ रात की तैयारी करने के बाद जॉन को कुछ एहसास होता है। उसे लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो उसके पास है। तभी वहां पर उसको मौजूदगी का किसी का एहसास होता है। जैसे वो पीछे मुड़ता है तो उसकी आंखें फटी रह जाती है क्योंकि सामने को और कोई नहीं बल्कि 15 फीट ऊंचा घोड़ा खड़ा था। अब उसे देख करके जॉन तुरंत अपने काम पे लग जाता है और वो एक रस्सी की गांठ बना करके उस घोड़े के गले में डाल देता है। ऐसा होने के कारण वो घोड़ा अपने असली रूप में आ जाता है और चमकने लगता है और सीधे अपनी गति दिखा देता है। अब यहाँ पर जॉन भी तुरंत उस रस्से को पकड़ लेता है। उसे लग रहा था कि वो रोक लेगा पर उसकी गलत फहमी थी, वो साथ में उड़ता हुआ ही जाता है। अब वो पूरे खेत में रगड़ता हुआ जाता है पर सामने जाकर के देखता है तो वो घोड़ा एक दलदल में फंस चुका है। अब यहाँ पर जॉन को दया आती है और वो उस घोड़े को वो वहां से दलदल में निकाल ही लेता है। इसके बाद जॉन जैसे ही घोड़े के पास जाता है इस बार घोड़ा बिल्कुल भी नहीं हिलता है क्योंकि उसे विश्वास हो गया था कि जॉन एक भला आदमी है। और यहाँ पर वो इसी बात को देख करके मायूस भी हो जाता है। घोड़ा हल्का सा अपना आंसू भी गिरा देता है। अब यहाँ पर ये जॉन जो घोड़े को कुछ कुछ बोलता है और उसके बाद वो घोड़ा वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन हमें दिखाई जाती है कि तबाही तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। बस सुबह जैसे ही जॉन उठता है तो उसे आवाज़ें आने लगती है। अब वो सोच रहा था कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, पर सामने की तरफ 2 खतरनाक बड़े बड़े काले घोड़े खड़े थे। इन्हें देख करके जॉन डर जाता है, बोलता है कि क्या ये घोड़े ही बोल रहे हैं, क्या ये घोड़ों की ही आवाज थी। पर नहीं, ये आवाज तो किसी और की थी। जैसे ही वो पीछे मुड़ता तो एक छोटा घोड़ा सामने आता है और इस घोड़े का नाम होता है फॉल। अब फॉल यहाँ पर एक बोलने वाला घोड़ा था और उसका कहना था कि कल तुमने जिस बड़े घोड़े को बचाया था वो मेरी मॉम थी, यानी कि फॉल की माँ ही थी वो सफेद घोड़ा। और फॉल की मॉम जॉन से यहाँ पर काफी खुश थी, इसलिए उन्होंने ये 2 काले घोड़े भेजे। अब यहाँ पर जॉन फॉल के ऊपर बैठ जाता है और फॉल भी काफी गति वाला होता है क्योंकि उसने ये सब अपनी माँ से सीखा था। उसकी गति देख करके जॉन भी चौंक चुका था। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जॉन उन घोड़ों को लेकर के एक शहर के अंदर आ चुका है। दरअसल वो चाहता था कि राजा को वो ये घोड़े बेच देगा और काफी मोटा पैसा कमाएगा। उन घोड़ों को देख करके काफी लोग हिल चुके थे कि ऐसे ऊंचे बड़े घोड़े उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में नहीं देखे। अब यहाँ पर फॉल जॉन को बोलता है कि सामने उस व्यक्ति को तुम अपने घोड़े बेच सकते हो, वहीं बेचना सही रहेगा। पर जॉन सीधे राजा के पास पहुंच जाता है। अब राजा यहाँ पर उन घोड़ों को देख करके बहुत खुश हो चुका है और वो यहाँ पर मुंह मांगी रकम देने वाला होता है, पर उसका मंत्री उसके कान भड़का देता है। बोलता है हो सकता है जॉन ने ये घोड़े चोरी करे हो। और ये बात सुन करके राजा तुरंत उन घोड़ों को जॉन से छीन लेता है और कोई रकम दिए बिना फ्री में ही रख लेता है। अब यहाँ पर फॉल जॉन को बोलता है कि मैंने कहा था तुमसे कि उस बूढ़े व्यक्ति को ही वो घोड़े देना। खैर अभी रुको तुम 1 मिनट। इसके बाद फॉल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और वो वहां पर एक सीटी बजाता है। उस सीटी को सुनते ही वो घोड़े तुरंत वापस आ जाते हैं सीधे जॉन के पास। पर इस दौरान राजा की काट जो थी वो पलट जाती है और राजा का मुंह सीधे आटे की बोरियों में घुस जाता है और उसका मुंह देख करके पूरी प्रजा उस पर बहुत हंसती है। अब यहाँ पर राजा समझ चुका था कि ये घोड़े आसानी से नहीं रुकेंगे, उसे जॉन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर वो बोलता है कि तुम्हारी रकम बताओ। अब जॉन अपनी जो रकम मिलता है वो राजा देने को तैयार हो जाता है, पर उसके मंत्री उसे भड़काते हैं कि तुम जॉन को भी यहीं रख लो, जॉन को भी एक काम कर दो। इससे क्या होगा कि अपन इस चीज़ का बदला उससे ज़रूर लेंगे जो उसने आज तुम्हारे साथ किया है। अब यहाँ पर वो जॉन प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है और राजा के सारे काम करने लगता है। अब यहाँ पर मंत्री राजा को बोलता है कि तुम तुरंत जाओ और एक फिनिक्स बर्ड को पकड़ने का काम जॉन को सौंप दो।
अब ये बात राजा अच्छे से जानता था कि फिनिक्स बर्ड को पकड़ना कोई हलवा नहीं, क्योंकि उसे आज तक कोई पकड़ ही नहीं सका। तो वो तुरंत मान जाता है कि जॉन को ही ये काम देंगे, क्योंकि अगर जॉन ऐसा नहीं कर सका तो उसकी सर को धड़ से अलग कर देंगे। अब यहाँ पर जॉन को ये बात नहीं पता था कि वो जिस बर्ड के लिए जा रहा है वो कितना खतरनाक है, पर फॉल ये बात को जानता था। वो तुरंत जॉन को यहाँ पर चेतावनी देता है कि जिस बर्ड को तुम पकड़ने जा रहे हो वो तो अच्छे अच्छे योद्धा भी नहीं पकड़ सके आज तक, और वो ऐसी जगह रहता है जहाँ तक पहुँचना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पर जॉन किसी की नहीं सुनता है। वो फिर से फॉल को बोलता है तुम्हें साथ चलना है तो चलो। फॉल तो क्योंकि उसका जो दोस्त बन चुका था तो तुरंत वहां पर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद फॉल बताता है कि सामने जो तुम्हें ये नट्स दिख रहे हैं, इन नट्स की मदद से ही तुम फिनिक्स बर्ड को पकड़ सकते हो अगर पकड़ना चाहते हो, क्योंकि इस नट्स को जो भी खाता है वो तुरंत सो जाता है। अब यहाँ पर जॉन भी समझ चुका था कि उसको इस नट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगली रात को जब हमें दिखाया जाता है तो नट्स को लेकर के जॉन उसी जगह पहुंच जाता है जहां फिनिक्स बर्ड मौजूद है। अब यहाँ पर वो काफ़ी सारे नट्स को नीचे ही गिरा देते हैं और इंतज़ार करते हैं। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि ज़मीन का कलर लाल हो चुका है और बिल्कुल अंगारा हो चुका है, और नीचे से बिल्कुल एक फिनिक्स बर्ड निकलता है जो कि काफ़ी सुनहरा और ख़तरनाक था। अब जैसे ही वो नट्स को खाता है वहीं टपक जाता है। अब ये देखने के बाद जॉन खुश हो जाता है और उसे पकड़ने के लिए आगे भगता है, पर जैसे ही आगे जाता है तो फिनिक्स बर्ड जिंदा हो चुका है। अब ये देखने के बाद जॉन चिल्लाता हुआ वहां से भागने लगता है, और जैसे ही फिनिक्स बर्ड उसके पास आता है तो यहाँ पर फॉल आकर के आगे आ जाता है। अब फॉल को उस दौरान थोड़ी चोट लग जाती है, पर तभी यहाँ पर उसके हाथ में नट एक बचा था। अब वो तुरंत नट को नीचे डालता है तो फिनिक्स बर्ड उस नट को खा लेता है, और इस बार वो सच में ही सो जाता है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस बर्ड को पकड़ लिया गया है, पर बर्ड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दुखी था क्योंकि वो नहीं चाहता था कैद होना, और उसकी आंख से आंसू निकलने लगता है। अब ये देखने के बाद जॉन को काफ़ी दया आती है और वो फिनिक्स बर्ड को वहीं पर मुक्त कर देगा। अब मुक्त करते ही जैसे हमें दिखाया जाता है तो फिनिक्स बर्ड फिर से चमकने लगा है और वो अपनी फुल गति से सीधे ऊपर जाने लगता है, पर इस दौरान वो अपना एक पंख जानबूझ करके गिरा देता है जिसे जॉन पकड़ लेता है। अब ये पंख को लेकर के वो काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि वो चाहता था कि अब वो राजा को दिखाएगा कि उसने फिनिक्स बर्ड को पकड़ा था और उसने अपना पंख ही उसे दिया है। अब वो इस पंख को लेकर के सामने राजा के आगे आ जाता है। अब यहाँ पर सारी प्रजा उसी का इंतजार कर रही थी कि वो पंख दिखाए। अब जैसे ही जॉन उस पंख को निकालता है तो उस पंख के अंदर कोई रोशनी नहीं बची थी। अब यहाँ राजा को गुस्सा आता है और वो कहता है इसकी गर्दन हटवा दो और हमारा समय खराब करता है। तब यहाँ पर फिनिक्स बर्ड की एंट्री होती है और उसे देख करके सब चकित रह जाता है, क्योंकि प्रजा ने तो उस बर्ड की बस कहानियां ही सुनी थी, आज तक देखा भी नहीं। और यहाँ पर सब समझ जाता है कि जॉन उस बर्ड को जानता है। अब यहाँ पर प्रजा के दबाव में आकर के राजा जॉन को प्रमोट कर देता है और उसे ऊंचा पद दे देता है। हालांकि राजा को इस बात से कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि वो तो बदला लेना चाहता था। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि मंत्री वापस आ चुके हैं और राजा को नया सुझाव देने लगते हैं। अब उनका अगला सुझाव ये था कि वो लोग जॉन को एक ऐसी जगह भेजे जहां से आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। दरअसल वो चाहता था कि जॉन एक रानी को तलाशने जाए जो कि काफ़ी सुंदर है और उस तक कोई पहुंच नहीं सका, और अगर किसी तरीके से जॉन उस रानी को ले भी आए तो राजा खुद उससे शादी कर ले। इसमें हर तरीके से राजा का ही फायदा है। अब यहाँ पर जॉन भी तैयार हो जाता है और सीधे वहीं पहुंच जाता है अपने दोस्त फॉल के साथ। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि फॉल और जॉन हालांकि उस गेट के सामने खड़े हो चुके हैं पर अंदर नहीं जा पा रहे। अब यहाँ पर जॉन के पास जो पंख था वो निकलता है और सीधे गेट के अंदर घुस जाता है। अब उसके अंदर घुसते ही वो गेट पूरा तपने लगता है और वहीं पर चूर चूर हो जाता है। अब जॉन सीधे अंदर चला जाता है, पर इस दौरान उसका दोस्त फॉल पानी के बहाव से नीचे गिर जाता है और वो वहाँ पर बर्फ में घिरता हुआ सेफली नीचे गिर जाता है। पर जॉन आगे बढ़ जाता है और वहाँ पर देखता है तो काफ़ी सारी राजकुमारियाँ हैं। अब यहाँ पर वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि आखिर कौन सी वो मेन राजकुमारी जिसे यहाँ से लेके जाना है। तभी वहाँ पर वो पंख जाता है और एक राजकुमारी के सामने घूमने लगता है। जॉन यहाँ पर समझ चुका था कि यही वो राजकुमारी है जिसे लेकर के जाना है, और वो सीधे अपना प्रस्ताव यहाँ रख देता है। उसका कहना था कि हमारे राजा तुमसे विवाह करना चाहते हैं और तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी हो, तो तुम चुनी गई हो। यहाँ पर राजकुमारी बोलती तुम्हारा राजा इतना ही बहादुर होता तो आखिर वो तुम्हें क्यों भेजता,
वो खुद क्यों नहीं आया। और ये बात सुन करके राजकुमारी वहाँ से निकल जाती है और सीधे कूद जाती है। अब उसे देख करके जॉन भी पीछे कूद जाता है और उसका दोस्त फॉल भी आ चुका था। अब फॉल उड़ भी सकता था और यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो दोनों मिलकर के राजकुमारी को बचा लाते। अब फॉल इस बात को समझ चुका था कि जॉन कहीं ना कहीं राजकुमारी के प्रति कुछ ना कुछ भाव रखा हुआ है और क्यों ना वो राजकुमारी से वही शादी कर ले, राजा के चक्कर में क्यों पड़ता है। अब ये बात राजकुमारी भी सुन लेती है, पर यहाँ पर जॉन फिलहाल के लिए ऐसा कुछ करने से मना कर देता है। हालांकि राजकुमारी को भी कहीं ना कहीं जॉन अच्छा लगने लगा था। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि जॉन राजकुमारी को लेकर के आ चुका है। राजकुमारी को देख करके आसपास के लोग ऐसे घूरने लगे जैसे तो भूखे भेड़िए। अब यहाँ पर राजा भी देख लेता है, पर राजा इस बात को जान करके खुश हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं राजकुमारी से विवाह कर लेगा। हालांकि उसको जॉन की बात पे कोई खुशी नहीं थी, पर जॉन को यहाँ पर एक ऊंचा पद मिल जाता है। अब जॉन भी इस पद को पा करके बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि उसका मन तो राजकुमारी में ही अटका हुआ था। अब यहाँ पर जॉन राजकुमारी को कुछ कहने वाला था, पर उससे पहले ही राजा के आदमी आ जाते हैं उसे लेने के लिए। अब राजकुमारी अपना प्रस्ताव रखती है, पर उससे पहले कहती है कि मैं विवाह तभी करूंगी जब मुझे मेरी रिंग मिल जाएगी। और वो रिंग जो है समुद्र के अंदर गिर चुकी है। वो रिंग और कुछ नहीं बल्कि मेरी दादी की दी हुई थी और उसके बिना मैं शादी बिल्कुल नहीं कर सकती। अब ये बात सुन करके राजा तो ढीला हो जाता है, क्योंकि उसके बस की बात कहाँ। पर जैसे ही जॉन वहाँ आता है तो राजा समझ जाता है कि उसे क्या करना, और वो तुरंत ये कार्य जॉन को ही सौंप देता है। अब जॉन और उसका दोस्त फॉल दोनों मिलकर के फिर से दुखी हो जाता है, क्योंकि अब ये कार्य भी उनको ही करना है। अब फॉल को ये बात सता रही थी कि आखिर वो रिंग कैसे मिल सकती है, क्योंकि वो तो समुद्र के अंदर गिरी हुई है। और फॉल यहाँ पर अपनी शक्तियां लगा करके अपनी माँ से बात करने लगता है, और उसकी माँ बताती है इशारों में कि दरअसल वो एक वेल के पेट के अंदर मौजूद है और उसे वेल के अंदर से ही निकाला जा सकता है। अब ये दोनों फिर से उड़ करके सीधे उसी समुद्र में पहुंच जाते हैं जहां पर उनको ये मिलने वाला है। पर रास्ते में हमें दिखाया जाता है कि कुछ पंछी आकर के टकराते हैं सीधे फॉल से, और जॉन सीधे गहराइयों में चल जाता है समुद्र के। अब जैसे ही समुद्र में गिरता है तो वहां देखता है तो जंजीरों से कुछ बंधा हुआ है। जैसे ही बाहर आकर के ये दोनों देखते हैं तो सामने बहुत बड़ी विशालकाय वेल बंधी हुई है। दरअसल ये वेल जंजीरों से बंधी हुई है और उसे कैद कर लिया गया था। अब यहाँ पर जॉन सोचता है कि इतनी बड़ी वेल को आखिर कैद किसने किया। तभी यहाँ पर वेल का एक आंसू गिरता है। इसका मतलब वेल यहाँ पर जिंदा है, मरी नहीं है। अब वेल यहाँ पर बताती है कि कुछ समुद्री लुटेरों को दरअसल उसने निगल लिया था, जिस कारण से बाकी लोग आकर के उसे वहीं बड़ी बड़ी जंजीरों से बांध दिए थे। अब यहाँ पर जॉन सोचता है कि आखिर इसे कैसे बचाया जाए। तभी जॉन को छींक आती है, और छींक आते ही उसे आइडिया आता है कि क्यों ना वो वेल को भी छींक दिला दे, ताकि उस छींक के झटके से सब कुछ बाहर निकल जाए और अपनी अंगूठी भी निकल जाए। अब यहाँ पर फॉल सीधे जॉन को अपने ऊपर बैठाता है और सीधे वेल के नाक के अंदर घुस जाता है और अपने पंखों से वहाँ गुदगुदी बनाने लगता है। अब गुदगुदी होते ही छींक आती है सीधे वेल को, और वो जंजीर तोड़ता हुआ पूरी समुद्र का जो भी निकला हुआ था सब बाहर निकाल देता है। इसी दौरान बड़ी बड़ी समुद्र की जो जहाज़ थी वो भी बाहर निकल जाती है और वेल वहाँ से चली जाती है। पर जॉन निराश था, क्योंकि उसे उसकी रिंग नहीं मिली जिसके लिए वो आए थे। पर तभी एक केकड़ा आकर के वहाँ रिंग लेकर के आता, बोलता है कि उस वेल ने ही मुझे भेजा है और ये लो तुम्हारी रिंग। अब जॉन काफ़ी खुश हो चुका था, क्योंकि उसे फाइनली रिंग मिल चुकी है। अब वो सीधे जाता है रानी के पास छुप करके मिलने के लिए। दरअसल वो बताना चाहता था कि उसे रिंग मिल चुकी है, और ऊपर देखता है तो वहाँ पर फीनिक्स बर्ड भी होता है, जो कि राजा ने फिलहाल बांधा हुआ है रस्से से। अब जैसे ही जॉन ये रिंग राजकुमारी को दिखाता है, राजकुमारी समझ चुकी थी कि जॉन उसके लिए कुछ भी कर सकता है। अब दूर से ही राजा का मंत्री अपनी दूरबीन से जॉन के दोस्त फॉल को देख लेता है, और वो तुरंत वहां पर उसको शूट करवा देता है। यहाँ गोली की आवाज़ सुन के राजा भी वहां आ जाता है और सीधे जॉन को पकड़ करके जेल में डाल देता है। दरअसल उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा देते हैं कि रानी को किडनैप करने के चक्कर में उसे जेल में डाला गया है और उसे कुछ दिनों के बाद मौत की सज़ा सुनाई देगी। अब यहाँ पर दिखाया जाता है तो रानी भाग करके फॉल के पास आती है और बोलती है कि मैंने एक गड़बड़ कर दी है। दरअसल मैंने अपनी शादी का प्रस्ताव को टालने के चक्कर में राजा को एक कार्य दिया था। दरअसल रानी यहाँ पर चाहती थी कि राजा सबसे पहले जाकर के 3 बड़े बड़े पॉट्स के अंदर नहाए। सबसे पहला पॉट होगा उबलता हुआ पानी का, दूसरा पॉट होगा बर्फ से भरे हुए पानी का, और तीसरा होगा उबलते हुए दूध का। अगर राजा इन तीनों में बारी बारी नहा लेता है तो वो फिर से जवान हो जाएगा और
खट्टा खट्टा हो जाएगा। पर राजा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अब ये बात सुन करके राजा का मंत्री तुरंत आता है और बोलता है कि क्यों ना हम ये पूरा कार्य जॉन से पहले करवा ले। अगर जॉन ये कार्य कर लेता है तब हम भी कर लेंगे। अब राजकुमारी कहती है कि हमें अगर जॉन को बचाना है तो उसे पहले वाले पॉट के अंदर उसकी दादी की रिंग डालनी होगी, दूसरे पॉट के अंदर फिनिक्स बर्ड का वो पंख और तीसरे वाले के अंदर लाइफ डेथ फ्लावर। अब यहाँ पर फॉल बोलता है कि ये कौन से फ्लावर है। तभी राजकुमारी बताती है ये फ्लावर भी बहुत ज़्यादा दूर है और वो धरती के दूसरे कोने पे मिलेंगे। अब यहाँ पर फॉल इंजर्ड था तो वो बोलता है कि ऐसे कैसे कर सकते हैं, पर राजकुमारी कहती है कि तुम्हारी स्पीड से ये मुमकिन है। अब फॉल भी हिम्मत दिखाता है और वो अपनी गति से वहाँ से निकल जाता है। अब दूसरी जगह हमें बताया जाता है कि अगली सुबह हो चुकी है और तीनों पॉट तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ जॉन को बुलाया जाता है क्योंकि जॉन को पहले इन पॉट्स के अंदर डाला जाएगा, उसके बाद ही राजकुमार कुछ करेगा। अब राजा यहाँ पर प्रजा को बोलता है कि जॉन को वो दूसरा मौका देना चाहता है उसकी गलती सुधारने का, इसलिए उसको इस प्रोसेस से गुजरना होगा। अब राजा जॉन को धक्का दे देता है पहले पोर्ट के अंदर, तो राजकुमारी भी तुरंत अंगूठी निकाल देती है अपनी दादी की और वहाँ पर डाल देती है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि जॉन सुरक्षित सीधे उछल करके दूसरे पोर्ट के अंदर गिर जाता है और वहाँ पर फिनिक्स बर्ड पहुँच जाता है जो कि पूरा दम लगा देता है और अपना एक पंख सीधे बुला लेता है। वो पंख भी सब कुछ तोड़ता हुआ सीधे जाता है और उस पोर्ट के अंदर घुस जाता है। अब दूसरे वाले से भी वो सुरक्षित निकल जाता है और जैसे ही वो यहाँ पर तीसरे पोर्ट के अंदर जाता है तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है फॉल। अब फॉल अपनी फुल गति में वहाँ उस फ्लावर तक पहुँच चुका था, पर वहाँ पर फ्लावर को तोड़ने से पहले उसके पास आवाज़ आती है कि दरअसल जो भी इस फ्लावर को तोड़ेगा उसकी मौत हो जाएगी। पर फॉल कोई भी परवाह नहीं करता है और उस फ्लावर को तोड़ लेता है। अब यहाँ पर काफ़ी देर हो चुकी थी और दूध बहुत ज़्यादा उबल रहा था। लोगों को लग रहा था जॉन भी उबल चुका है, पर तभी ऊपर से लाइफ डेथ फ्लावर आता है और सीधे उस तीसरे पॉट के अंदर गिर जाता है और जॉन बिल्कुल खतरनाक चमकता हुआ नया राजकुमार बन करके बाहर निकलता है। अब ये देख करके राजा भी तुरंत तैयार होता है और पॉट के अंदर कूद जाता है, पर बेचारा उबलने लगता है। अब वो एक बबल के अंदर पैक हो जाता है और वहाँ से पैक हो करके निकल जाता है। सारी प्रजा उसके ऊपर हंसती है और वो अब जॉन को ही अपना नया राजा मानने लगती है और इन दोनों की काफ़ी धूमधाम से शादी होती है। वहीं उनका दोस्त जो कि फॉल है वो भी सुरक्षित है क्योंकि दरअसल जो फ्लावर था वो उसका टेस्ट ले रहा था, ना कि उसकी जान लेना चाहता था। और इसी के साथ यहाँ पर हमारी मूवी आज की ख़त्म होती है।